एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी के सहयोग को लेकर आ रही है। तृष्णा नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है इसरो और फ्रांस की एजेंसी। इसमें जो सबसे ज्यादा काम है वो इसरो के द्वारा ही किया जाएगा। इसको इसरो के द्वारा बेसिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, सैटेलाइट बनाई जाएगी और रॉकेट की व्यवस्था की जाएगी और इसरो के द्वारा शॉर्ट और विजिबल रेंज की इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे, जबकि फ्रांस की कंपनी के द्वारा केवल एक थर्मल इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा और वह भी फ्रांस की कंपनी ने एयरबस को ऑफलोड कर दिया है। तृष्णा का फुल फॉर्म थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट है, जिसमें कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें नेचुरल रिसोर्स के असेसमेंट के लिए इस सैटेलाइट को बनाया जा रहा है। वाटर का जो लेवल है, वाटर को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है पृथ्वी में जितना है, उसके लिए इस सैटेलाइट को डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इसरो को इसके लिए ज्यादा काम करना है और फ्रांस का इसमें थोड़ा सा ही सहयोग होने वाला है। वही बात करें अगली खबर की तो चाइना में खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने दावा किया है कि उनका एक छोटा एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको FTC 2000G कहा जाता है और ये 2000 का ही उन्नत वर्जन है, जो कि 2000 के समय में उन्होंने बनाया था रशिया के सहयोग से। और यह क्लियर नहीं हुआ है कि किस देश को यह एयरक्राफ्ट बेचा गया है। हालांकि जनवरी 2020 में इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और अगले साल इसकी डिलीवरी स्टार्ट होनी है, पर यह जरूर चाइना ने डिस्क्लोज किया है कि वो एक साउथ एशियन देश होने वाला है। तो ऐसा देश म्यांमार भी हो सकता है, कंबोडिया भी हो सकता है, कुछ लोग थाईलैंड और लाओस को भी कह रहे हैं और कुछ लोग मलेशिया को भी मान रहे हैं कि वह इस प्रकार की एयरक्राफ्ट खरीद सकता है चाइना से। यह चाइना का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि छोटा एयरक्राफ्ट माना जा सकता है और इसको एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। PL-8 और PL-9 जैसी मिसाइलें इसके द्वारा लॉन्च की जा सकती हैं। वही बात करें ईरान की तो ईरान का यह दावा है कि उन्होंने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इससे पहले ईरान कई बार सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहा था और कर भी रहा था, पर उसको हमेशा फेल्योर ही मिलता था। इससे पहले फरवरी में वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, जिसमें कि वो फेल्योर हो गया। इसके अलावा वो पहले भी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कि उनको उस समय भी फेल्योर ही देखने को मिली थी। कई लोगों का यह मानना था कि ये फेल्योर का कारण यूएस है और यूएस उनकी इन सैटेलाइटों को लॉन्च होने नहीं दे रहा है, पर यूएस ने पहले ही इस चीज का खंडन किया हुआ है। और इस जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, उससे पूरे विश्व जगत की भौं ये तन गई हैं कि कहीं वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर लिया है, इसकी वजह से वो कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना डेवलप कर ले, और इसकी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि ईरान इस प्रकार की मिसाइल भी डेवलप कर लेगा। ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो 425 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक उसका जो ऑर्बिट है उसमें बैठाई गई है और ये 2 स्टेज का रॉकेट माना जा रहा है। बात करें जैश ए मोहम्मद की तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे एक टेररिस्ट बेस को उड़ा दिया है, पूरा नष्ट कर दिया है और वहां पर से एक पाकिस्तानी जो हैंडलर है उसको पकड़ा गया है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें जैसे मोहम्मद को सिखाने की चीजें ताकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करे कश्मीर में, यह पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, यह फिर से साबित हो गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान चाहता था कि वहां पर एक पोस्ट वो बनाए क्योंकि वो डूरंड लाइन के पास में है, पर पाकिस्तान ऐसा अफगानिस्तान को नहीं करने दे रहा है। इससे पहले भी अफगानिस्तान ने वहां से तालिबान को हटाया था क्योंकि डूरंड लाइन पे अब पाकिस्तान के द्वारा बहुत सी सुविधाएं तालिबान को दे दी जाती थी और तालिबान को जितनी भी सप्लाईज है वो पाकिस्तान की तरफ से मिलती थी। पर जब अफगानिस्तान ने तालिबान पर अटैक किया तो वहां पे ये पूरी की पूरी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थे उसको खत्म किया गया, पर फिर से वहां पर जैसे मोहम्मद को ट्रेनिंग मिलने लगी थी और यह 15 साल से एक्टिव बेस था। इसलिए अफगानिस्तान ने यहां पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया और इसको पूरा खत्म किया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। वही बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की तरफ से 2 खबरें निकल कर आई हैं और दोनों ही खबरें बड़ी हंसी वाली हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि इमरान खान को कहा जा रहा था कि कोरोना हो गया, चाइनीज वायरस हो गया, पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बहुत अच्छी बात है। पर इस चीज को दिखाने का तरीका बड़ा हंसी वाला है। पाकिस्तान के जितने भी ब्लू टिक वाले हैं, नॉन ब्लू टिक वाले हैं, उन्होंने इस मैसेज को अंग्रेजी में अपने ट्विटर पे जरूर लिखा, पर एक मैसेज को केवल कॉपी पेस्ट करके। कई आपको ट्वीट इस प्रकार के मिल जाएंगे जिसमें
इस चीज को अंग्रेजी में बताया गया है कि इमरान खान को कोविड वायरस नहीं लगा हुआ है, और ब्रैकेट में यह भी बताया गया कि यह वो चाइनीज वायरस है जो कि अभी फैल रहा है। और सारे पाकिस्तानियों को अंग्रेजी में ट्वीट करने का बहुत ज्यादा मन रहता है, पर उनमें से किसी को भी अंग्रेजी आती नहीं है। पाकिस्तान में बड़े से बड़े लोग ये चाहते तो जरूर हैं कि वो अंग्रेजी में ट्वीट करें, पर उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का डर रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर रहता है। इस कारण से उन्होंने सीधे कॉपी करके मैसेज को ट्वीट कर दिया, और यह बड़ा हंसी का कारण बना हुआ है। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अरब देशों में भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। तो इस बार फिर से एक और ऐसी खबर निकल कर आई है जिसमें उनका पत्रकार खुद बेवकूफ बन गया। एक ट्विटर हैंडल था जिसको पाक फौज के नाम से जाना जाता था, उसने अपना नाम चेंज कर लिया और वो ओमान के एक प्रिंसेस का अकाउंट अपना बना लिया। इसके बाद ओमान की प्रिंसेस ने भी यह कहा था कि यह फेक अकाउंट है और इस पर बिलीव न किया जाए। इस फेक अकाउंट के द्वारा फिर वही चीज कही गई कि भारत में मुस्लिमों के साथ नरसंहार हो रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। और हामिद मीर जो कि पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज को रीट्वीट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री को भी टैग किया। साफ बात है कि वो बेवकूफ बन गए, और इसी प्रकार से सामान्य जनता को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के हर हैंडल जो कि DGISPR के द्वारा या उनके IT सेल के द्वारा चलाया जाता है, उसमें अब अरब शेख्स के नाम से अपने जो सब ट्विटर अकाउंट है उनके नाम चेंज कर ले रहे हैं, और इसके बाद वो ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरब वर्ड से यह ट्वीट हो रहा है, पर यह सभी चीजें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं। तो आप इस सब चीजों से सावधान रहे, गालियां ना दें और केवल इन जो हैंडल्स हैं इनको रिपोर्ट करते रहें। वही बात करते हैं जो क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। भारत इसका फायदा उठा सकता था, पर भारत इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, और वह कमी भारत की ही है। चाइना और जापान जैसे देश एशिया में इसका फायदा उठा रहे हैं, पर भारत इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। भारत में या किसी भी विश्व के अन्य राष्ट्रों में अभी तेल की खपत कम हो गई है, और जो बड़े राष्ट्र हैं जो तैयारी करके रखते हैं वो अपनी जो कम मांग है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिजर्व को भरने के लिए। जैसे कि चाइना के पास लगभग 5.5 मिलियन टन भरने लायक तेल रिजर्व उपलब्ध है, और वह इनके 180 दिन के लिए काफी होगा। इसी प्रकार से जापान के पास भी कैपेबिलिटी है और वह उनके लगभग 200 दिन के लिए काफी होगा। पर भारत के पास इतना बड़ा स्टोरेज सिस्टम नहीं है। भारत के पास केवल 90 मिलियन टन की स्टोरेज क्षमता मानी जा रही है। भारत में जो खपत है वो लगभग 4.5 मिलियन टन की है। इस हिसाब से कुछ 19 दिन का ही तेल भारत स्टोर कर सकता है। भारत की यदि 5.5 मिलियन टन की कैपेबिलिटी होती तो यह भारत के लिए भी 180 दिन का तेल रिजर्व बना लेता, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली थी, क्योंकि इमरजेंसी के समय 6 महीनों तक यह हमें तेल दे पाता, ये जो पूरा स्टोरेज है। और ऐसा नहीं हो पाएगा केवल इस कारण से कि हमारे पास यह क्षमता नहीं बढ़ाई गई। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब इस वाले सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।